Beta, good morning. Sorry, good afternoon. And how are you? Let's start current affairs class. आज भी मैंने आपको पीडीएफ फाइल करंट अफेयर्स की 8 पेजेस की भेज दी है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा और देख चुके होंगे मैं मान के चलता हूँ, पर अब मैं कोशिश करूँगा और अर्लियर भेजने का, ताकि अर्लियर भेजूँ, आप पढ़ सके और फिर उसके बाद जब एनालाइज हो तो अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन चुकी होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जरा बोर्ड वर्क कर लूँ। करंट अफेयर्स आज 24 एंड 25 जून 2020 का हम करने जा रहे हैं। पहले हम इस पर बात करें तो पहले 24 जून फिर 25 जून की बात करें। ठीक है, गौर से सुनिएगा। अब तो आपके पास भी ये ऑलरेडी सामने में होगा, ठीक है ना, चाहे मोबाइल में हो। 24 जून 2020 वेडनेसडे, और इस दिन से हम क्या करंट अफेयर्स निकालें उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपना राज्य अभिषेक करवाया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हुए। यानी कभी भी आपसे क्वेश्चन आए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 24 जून 1206 को। और कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक कब हुआ? 24 जून 1206 को। कहाँ हुआ? लाहौर में। ऐबक ने कहाँ से शासन किया? लाहौर से। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इतने सारे सवालात, ठीक है। 24 जून 1206, और याद रखना कितना अच्छा है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, जून का महीना छठा महीना, नहीं तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करेगा, वहीं मरेगा, और उसकी राजधानी को दिल्ली लाएगा इल्तुतमिश। सेकेंड, हज यात्रा 2020 के लिए जो थे होनी, वो प्रोहिबिट हो गया ड्यू टू कोरोना वायरस। और अभी सऊदी अरब की सरकार, जहां पर मक्का और मदीना है, हज यात्रा होती है, सरकार ने कहा कि विदेशी लोगों की हज यात्रा इस बार रोकी जा रही है। हालात ठीक नहीं हो रहे हैं तो रोकी जा रही है, और उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं। तो लाखों लोगों की हज यात्रा के पैसे वापस हो रहे हैं जो विदेशी हैं, लेकिन सऊदी अरब देश के रहने वाले नागरिक हज यात्रा कर सकते हैं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए। तो अब सिर्फ 2020 में हज यात्रा सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के लोगों के लिए ही रह गया, बाकी लोगों के लिए नहीं हो पाया। यही इंपॉर्टेंट है। तो हज यात्रा 2020 के लिए सिर्फ सऊदी अरब के स्थानीय नागरिकों हेतु विदेशी प्रतिबंधित ड्यू टू कोविड। अब आइए थर्ड जो आपका है, 1954 दवा, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन कानून के तहत बाबा रामदेव को पतंजलि की दवा कोरोनिल पर आयुष मंत्रालय ने ब्यौरा मांगा है। यही तो सवाल होगा, थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो। बाबा रामदेव ने 20 तारीख के आसपास कोरोनिल दवा बना लेने का दावा किया था। बाद में उन्होंने कहा ये इम्यूनिटी बूस्टर है। पहले तो कहा ये दवा है, कोरोनिल के बाद में इम्यूनिटी बूस्टर है, तो उस पर जवाब तलब हो गया। तो कोई भी भ्रामक विज्ञापन हो, आपत्तिजनक विज्ञापन हो, कोई चमत्कारिक औषधि की बात करता हो,
इन सब को लेके एक कानून 1954 में बना हुआ है, जिसके तहत ये सवाल बाबा रामदेव से पतंजलि से किया गया है कि आपका जो ये दावा है कितना तक सही है, आप आ करके अपनी बातों को आयुष मंत्रालय में रखिए। तो जब आपसे क्वेश्चन करेगा कि आयुष मंत्रालय ने, ठीक है, कोरोनिल दवा के ऊपर पतंजलि आयुर्वेद से ब्यौरा मांगा है किस कानून के तहत, तो कानून याद दिलाइएगा और ये सवाल आ सकते हैं। अब आगे आइए, चौथा है 24 जून 1564 अकबर से लड़ते हुए गोंडवाना राज्य की रानी वीरांगना महारानी दुर्गावती मारी गई। दुर्गावती के ससुर फादर इन लॉ थे अमनदास उर्फ संग्राम शाह। दुर्गावती के पति थे दलपत। दुर्गावती की पुत्र वीर नारायण और दुर्गावती के पिता जो थे शालवाहन, जो चंदेल राजा थे। शालवाहन राजपूत कन्या थी दुर्गावती। और ये गोंडवाना यानी गढ़ कटंगा राज्य, जिसमें एक दो नहीं 70,000 गांव थे इन गोंड जनजाति के कुलों का। ये गोंड जनजाति का राज्य था और ये राज्य बहुत ताकतवर था। ये राज्य बुंदेलखंड का जो एरिया है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर था। और ये राज्य हाथी पकड़ता था और बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों को हाथी सप्लाई करता था युद्ध के लिए और अन्य कार्यों के लिए, और इससे इसकी बड़ी कमाई थी और काफी संसाधन थे। शक्तिशाली राज्य था। तो इस राज्य को जीतने के लिए 1565 में अकबर ने आसिफ खान को भेजा और अकबर खुद भी उपस्थित हुआ। चारों तरफ से घिर जाने की वजह से रानी दुर्गावती ने सेल्फ सुसाइड कर ली, कमिट सुसाइड। तो रानी दुर्गावती इतिहास के पन्नों की वो चीज है जो सवाल बन के आती है। तो अकबर जो है अपने राज्य के शासन क्रम में दो ऐसी महिला राजकुमारी या रानी से लड़ा, जिसमें एक रानी दुर्गावती थी और एक अहमदनगर की रानी चांद बीवी थी। तो ये सवाल है। कुल मिलाकर के देखा कि 24 जून 1565 को युद्ध लड़ते हुए रानी दुर्गावती, जो वीरांगना थी, गढ़ कटंगा की रानी थी, जो अपने पुत्र नाबालिग पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका थी, वो चल बसी, मारी गई। ये सवाल बनेगा। और इस तरह से रानी दुर्गावती चंदेल वंश के राजा शालवाहन की पुत्री थी, जो गढ़ कटंगा के राजा अमनदास उर्फ संग्राम शाह के पुत्र दलपत के साथ शादी हुई थी, जिससे दुर्गावती को एक पुत्र वीर नारायण की प्राप्ति हुई थी। पति के असमय मृत्यु की वजह से जो है वीर नारायण को, नाबालिग को गद्दी पर बैठा के वो गढ़ कटंगा की संरक्षिका बनी। पॉइंट क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तो तारीख के हिसाब से कुछ इतिहास के भी बातें हैं जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए। अगला है आपका दिल्ली पुलिस से एक सवाल है। यह सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछेगा, मैं मान के चलता हूं। क्या? तो दिल्ली पुलिस में बहुत सारी महिलाएं हैं जो आईपीएस रैंक की हैं, एसीपी साहिबा हैं, पुलिस कमिश्नर किरण बेदी खुद दिल्ली पुलिस की बन चुकी हैं, एसएचओ बहुत हैं, इंस्पेक्टर बहुत हैं, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल बहुत हैं। पर आज तक जो आउटपोस्ट चौकी होती है उस पर किसी स्त्री को आउटपोस्ट चौकी का इंचार्ज बना करके नहीं रखा गया, जो पहली बार हुआ है। सुनिए, दिल्ली पुलिस फर्स्ट फीमेल चौकी प्रभारी बनी सब इंस्पेक्टर रेनू, जो सदर बाजार थाना के अंतर्गत अहाता किदारा का भार उसे सौंपा गया है। सदर बाजार दिल्ली के अहाता किदारा पुलिस चौकी की हेड बनी है, जिनका नाम चौकी प्रभारी के रूप में होगा, आउटपोस्ट इंचार्ज, जिनका नाम है रेनू। तो दिल्ली पुलिस के इतिहास में 16 फरवरी 1948 को दिल्ली पुलिस की स्थापना होती है के संदर्भ में पहली महिला चौकी प्रभारी रेनू। याद रखने की चीज है, दिल्ली पुलिस इस बार पूछेगा।
अब मैं इंडियन रेलवे का एक क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा हूं जो एनटीपीसी वाले हैं या रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जाते उनके लिए। देखिए, जब हमारा ट्रेन चलती है, यात्री गाड़ी, मालगाड़ी, तो जब हम इलेक्ट्रिकल लाइन पर होते हैं तो दोनों तरफ से क्या होता है, पिलर होता है आयरन का, और ऊपर एक रॉड, और नीचे जो है इलेक्ट्रिक वायर का स्टॉक होता है जो ट्रेन से उठे स्टॉक्स इसमें सट करके ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिक पास करता रहता है। तो जिसको हम कहते हैं ओवरहेड, ठीक है ना। तो ओवरहेड लाइन, इलेक्ट्रिकल लाइन, तो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन जो है वह जनरली 5.2 मीटर हाइट का होता है। लेकिन अभी प्रयागराज के पास इंडियन रेलवे ने ओवरहेड लाइन को 5.2 से उठाकर जो है 7.57 मीटर किया है, जो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ रेलवे का है। यही क्वेश्चन आपका एनटीपीसी टेक्निकल एग्जाम या अदर रेलवे के एग्जाम में पूछेगा। इंडियन रेलवे प्रयागराज में वर्ल्ड हाईएस्ट ओवरहेड लाइन यानी इलेक्ट्रिकल लाइन का निर्माण किया है, जिसकी ऊंचाई 7.57 मीटर है, ठीक है। अतः डबल डेकर गुड्स ट्रेन आराम से गुजर जाएगा, क्योंकि 2 मंजिली भी अब ट्रेन चल रही है डबल डेकर, तो उसकी हाइट होती है, तो वो भी आराम से गुजर जाएगा उस लाइन। अब आइए, सामान्य रूप से जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन की हाइट होती है वो 5.2 मीटर होती है, और ये 7.57 मीटर है। अब आइए बिहार चलते हैं। बिहार में है ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यहां पर एक एफ्लेक्स डैम है, एफ्लेक्स डैम कैनाल है, त्रिवेणी बैराज है, और ये सभी गंडक नदी से जुड़े हैं, और ये नेपाल के क्षेत्र में है। तो गंडक नदी नेपाल से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, और भारत के बिहार के वेस्ट चंपारण में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार का वेस्ट चंपारण वाले क्षेत्र महराजगंज में बॉर्डर भी बनाती है। और ये वेस्ट चंपारण का संदर्भ जो है, वहां पर इस तरह से त्रिवेणी नहर जो सिंचाई का एक महत्वपूर्ण नहर है, और यह हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, तो त्रिवेणी नहर यानी त्रिवेणी बैराज, एफ्लेक्स डैम, ऑल दीज आर इनसाइड ऑफ द नेपाल, एंड दैट इज द कोलैबोरेशन विद द इंडिया। बिहार, बिहार का दूसरा सवाल, जैसे बेटा यमुना नदी के किनारे बायोडायवर्सिटी पार्क जैव उद्यान बनकर तैयार हुआ, उत्तर प्रदेश में भी बायोडायवर्सिटी पार्क गोमती नदी के किनारे लखनऊ में बना। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और ऐसा ही बायोडायवर्सिटी पार्क साबरमती के किनारे अहमदाबाद में बना। तो हम नदियों को, एक प्राकृतिक स्थल को स्वच्छ सुव्यवस्थित टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करते हुए हम उसके आसपास जल स्रोतों को खूब पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जो पानी को भी सींचेगा, पानी भी समान उपलब्ध होगा, पर्यावरण अनुकूल होगा। तो नमामि गंगे परियोजना के तहत हम गंगा नदी और अन्य नदियों के किनारे लाखों करोड़ों पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इन पेड़ पौधों को हम औषधि रूप में भी लगा रहे हैं, हर्बल प्लांट के तौर पे भी, और किस एरिया में किस तरह के पेड़ पौधे लगने चाहिए वो भी लगा रहे हैं। कहीं रुद्राक्ष का पेड़ लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम पर्यावरण, नदी, सब कुछ बचा रहे हैं। ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, पूरे गंगा के किनारे हर राज्य में चलेगा। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने सर्वेक्षण करवाया और दिल्ली के यमुना डायवर्सिटी पार्क को देखा, और इसी के तर्ज पर बिहार में गंगा नदी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण या अन्य नदियों के किनारे ऐसे ही बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की बात को मंजूरी दे दी गई है। अब इस पे ब्लूप्रिंट तैयार होगा, और फिर इसको नमामि गंगे परियोजना के तहत ही बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में हम गंगा और अन्य नदियों के किनारे बिहार में बायोडायवर्सिटी पार्क का विकास करेंगे, निर्माण करेंगे। समझ में आई बात? तो ये बिहार के लिए हुआ। तो किस तर्ज पे? यमुना डायवर्सिटी पार्क के तर्ज पे। अंडर विच प्रोजेक्ट? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इन विच रिवर? नॉट ओनली गंगा,
अदर रिवर्स ऑल्सो इन बिहार। पॉइंट समझ आया? तो ये ध्यान में रखना। वही लिखा है बिहार बायोडाइवर्सिटी पार्क एज इन दिल्ली विल डेवलप्ड या विल डेवलप बैंक ऑफ द गंगा एंड अदर रिवर्स अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। पॉइंट क्लियर? अब आइए चाइना चलते। चाइना में बीडीएस यानी बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एट शिचैंग लॉन्चिंग सेंटर, ठीक है, चाइना का यह अमेरिका के जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसा नेविगेशन सिस्टम है जो डेवलप हो रहा है। उसी से रिलेटेड बीडीएस, ठीक है, 3, यह चीन के बेदू परिवार का 55वां उपग्रह है जिसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से सफलतापूर्वक छोड़ा गया है सैटेलाइट। कुल मिला के बात यह हुई कि अमेरिका का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाला सैटेलाइट है, नेविगेशन सिस्टम, या नेविगेशन का मतलब पानी नहीं है, नेविगेशन का मतलब है पूरे प्रकृति में पृथ्वी के आसपास चारों तरफ पूरा जो डिजिटल सूचनाएं ग्रहण करना है, नेविगेट करना है, वो दिखाता है। नेविगेशन मतलब कोई भी चीज डिजिटलाइज होना यानी चलना, तो नेविगेशन। तो अमेरिका का जीपीएस सिस्टम कई देशों के अपना सूचना देता है पूरे पृथ्वी पर कहां आग लग गई, कहां पर है। तो पूरा जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, चाहे वो रोड ट्रैफिक हो, शिपिंग ट्रैफिक हो, एयर ट्रैफिक हो एंड अदर्स ट्रैफिक हो, इन सभी को वो फोटोग्राफिक रूप से डेवलप करता है और इस जीपीएस सिस्टम से ट्रैफिक कंट्रोल बड़ा आसान हो जाता है। तो अमेरिका का जीपीएस ऐसा ही एक नेविगेशन है, ऐसा ही जो है रसिया का ग्लैनोस है, और ऐसा ही यूरोपीय यूनियन का जो है गैलीलियो है, और ऐसा ही इंडिया का जीपीएस सिस्टम में 7 उपग्रहों को हम अलग अलग एंगल पे डाल के पूरे विश्व की तस्वीर लेते हैं। और पूरे विश्व की तो लेते हैं, लेकिन फोकस्ड हमारा दक्षिण एशिया पूरा होता है, भारत और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र। इससे पूरी नेविगेशन सिस्टम को हम कंट्रोल कर लेते हैं, और यही कंट्रोलिंग सिस्टम आज है कि गलवान की एक एक तस्वीर इससे भी उतारी जा रही है। ठीक है, तो याद रखना। तो नेविगेशन सिस्टम भारत में पहले ही है, चाइना अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है और 1 साल 1.5 साल में डेवलप कर लेगा। हम 2015 में ही अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर चुके थे। 7 सैटेलाइट का समूह है जो भारतीय नेविगेशन सिस्टम को लेकर चलता है। ठीक है, एक सैटेलाइट से यहां काम नहीं बनता, 5 से लेकर 10, 15, 20 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे 7 से काम चल रहा है। ये चीज तो समझ में आ गई बात। तो यूएसए का जीपीएस का क्या नाम है? जीपीएस। रशिया का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम ग्लैनोस, और यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो। भारत का सिंपल कहलाता है नेविगेशन सिस्टम जीपीएस, और चाइना इज गोइंग टू बी बाइडू करके। अब आइए, अब हमारा है अगला स्टेप, रथ यात्रा। आप भी जानते हैं रथ यात्रा जो होती है जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा के समुद्र तट पे पुरी डिस्ट्रिक्ट में जगन्नाथ मंदिर है, जिसमें बाबा जगन्नाथ या जगन्नाथ भगवान यानी कि कृष्ण हैं, उनके बड़े भाई बलराम हैं, इन दोनों की प्यारी बहना सुभद्रा हैं जो बीच में मूर्ति है, और दोनों भाई दोनों तरफ हैं। ये तीनों भाई बहन की पूजा जगन्नाथ मंदिर में होती है। जगत के देवता नाथ जगन्नाथ यानी कृष्ण। और रिवायत के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन माह के आसपास ही रथ यात्रा निकलती है, जिसमें ये तीनों भाई बहन 9 दिन की यात्रा में जाते हैं अपनी मौसी के यहाँ रहने और फिर आते हैं। इसी को रथ यात्रा कहते हैं। इस बार 23 जून से 1 जुलाई तक 9 दिन तक ये रथ यात्रा चली। तो ये कहाँ जाते हैं? मौसी के यहाँ। ये सवाल आ चुका है, जगन्नाथ मंदिर में किन देवी देवताओं की पूजा होती है? ये 3 भाई बहन की। जगत के नाथ किसको कहा गया है? कृष्ण को कहा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पूरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। ऐसे सवाल। इस बार रथ यात्रा जो है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री जी ने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लगा दिया कि इसको बंद किया जाए ड्यू टू कोविड। लाखों की भीड़ होती है तो कोविड बंद किया जाए, हो गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जब सब कुछ हो रहा है, साईं बाबा मंदिर खुल रहा है, तिरुपति बालाजी खुल रहा है, अन्य जगह खुल रहा है, रेस्तराएं खुल रही हैं, मस्जिद खुल रहा है, हर जगह खुल ही रहा है,
और कोविड के नियम को पालन करते हुए, तो क्यों ना ये जो एक रिचुअल है उस रिचुअल को पूरा किया जाए। ठीक है, और रिचुअल को पूरा करते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए 10 20 50 100 200 500 लोग ही रहे, पर एक रिचुअल तो पूरा होगा। इस ख्याल से बाद में अपील हुआ, री अपील हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए आप ये रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो परफॉर्म हुआ 23 जून से। वैसे तो आपको भी मालूम है 23 जून को पलासी का युद्ध होता है। अब आगे, जैसा कि आप जानते हैं, इकॉनमी की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, भारत 2017 से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, क्रमशः यूएसए, चाइना, इंडिया। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी आपका जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर वर्ल्ड लेवल पर क्या है। तो परचेजिंग पावर के ख्याल से हम देखें तो उतने ही पैसे में मैक्सिमम चीज कौन ज्यादा खरीद सकता है, इसको आधार बना करके वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो कौन सी है, यूएसए, दूसरी चाइना और तीसरी भारत है, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, क्रय शक्ति के आधार पर। इन दैट रेस्पेक्ट ये रिपोर्ट किसने किया है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आधार पर। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएसए, चाइना, देन इंडिया। हॉट क्वेश्चन विल बी कम। ये बैंकिंग अवेयरनेस इकोनॉमिक सेक्शन का सवाल है, आएगा। अब आइए अगला जो 12वें नंबर पे है, हमने आपके लिए हाईलाइट नहीं किया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में एक हेलीकॉप्टर को डीकमीशन्ड किया गया है। यानी 35 वर्षों से ये रशियन मेड MI-8 हेलीकॉप्टर अपनी सेवा भारतीय वायुसेना को दे रहा था। अब वो डीकमीशन, रिटायर्ड कर गया, अलग कर दिया गया है। तो उसको कहाँ रखे, दुनिया देखे, भारत देखे, टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट बन जाए, हमारे ग्लैंट्री का यानी शौर्य का एक बन जाए। तो इसको रखा कहाँ गया है, तो ध्यान दें, इसको डीकमीशन्ड करके MI-8 हेलीकॉप्टर रशियन मेड जो 35 साल भारतीय वायु सेवा में अपना सेवा दी, इसको डीकमीशन्ड करके केरल के तिरुवनंतपुरम के समुद्री तट पे शनमुगम बीच पे इसको प्लेटफॉर्म बना के ओपनली रख दिया गया है ताकि लोग इसे देख सके। मैं आपको बताऊं, शनमुगम 5-6 त्रिवेंद्रम के बीचेस में से एक बीच है, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ एक पुराने ज़माने का हॉल है जो कॉफ़ी हाउस है, वहाँ बैठ के कॉफ़ी पीजिए, सामने समंदर के लहरों को देखिए। कुछ घोड़े वाले भी हैं जो घोड़े पर बैठा के बच्चों को या आप शेयर कर सकते हैं। खूब रेत है जो घुटने तक रेत दब सकती है, रेतों का आनंद लीजिए। और वहीं पर एक स्टैचू है, कंक्रीट से बना, वाइट कलर में रंगा एक स्टैचू है, जिसमें एक नग्न स्त्री है जो इस तरह से हाथ करके लेटी हुई है, सोई हुई है ऐसे। और वो नग्न स्त्री सागर कन्या नाम है, सागर कन्या, सी डॉटर, सी गर्ल, कुछ भी कह सकते हैं, नाम है। बहुत खूबसूरत है और लोग उसके सामने जाकर तस्वीर खिंचाते हैं। मेरी भी तस्वीर खींची गई है, ऐसा नहीं है, मैं तो गया हुआ हूँ, जाता ही रहता हूँ, मेरा ननिहाल है। और वहीं पर एक छोटा सा ब्राउन कलर का स्टैचू है जिसमें एक लड़का जो है उसी अंदाज में सोया हुआ है, वो भी न्यूड है। तो हमें प्रकृति को समझना चाहिए। उसी जगह ये हेलीकॉप्टर हुआ है, तो जाइएगा तो ये हेलीकॉप्टर, वो न्यूड लड़का जो सोया हुआ है आराम से, कंक्रीट का स्टैचू है, और वो प्यारी सी सागर कन्या, बड़ी सी स्टैचू है, लंबी चौड़ी सी, बहुत मन को मोहता है और नेचुरलिटी की फीलिंग आती है। कॉफ़ी हाउस में जाके कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा और ये हेलीकॉप्टर भी अब देख के आइएगा, क्योंकि हम जब गए थे हेलीकॉप्टर तो अभी लगा है, तो अब जो नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो जाएंगे। मेरी जो बहन है स्वर्णलता, उसका ससुराल ही वहीं पे है, उसके घर से सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे शनमुगम बीच है। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। डेथ की बात करें, हॉलीवुड के एक फिल्म स्टार जो कभी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, ड्रेस डिजाइनर थे, लेटर ऑन कन्वर्टेड टू फिल्म डायरेक्शन, जोएल शुमैचर पास्ट अवे। जोएल शुमैचर
कैंसर से डेथ कर गए, जो हॉलीवुड अमेरिका के फिल्म के एक डायरेक्टर थे और पहले वो ड्रेस डिजाइनर थे। उनके फिल्म बैटमैन, सेंट एलोमस फायर, फॉलिंग डाउन और ऐसे कई फिल्म बहुत लाजवाब हुए। बैटमैन तो हम और आप सब जानते हैं। अब आगे आते हैं। अब हम 25 जून पर आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब हम 25 जून पर आते हैं। 24 जून क्लियर, अब 25 जून। ध्यान देना 25 जून के लिए। 25 जून थर्सडे है 2020 में, पर वैसे हम 25 जून को देखें तो क्या इंपॉर्टेंस निकल के आएगा। सॉरी बेटा, 25 जून को अगर हम 1945 में डालते हैं तो लॉर्ड वेवेल के प्रस्ताव पर शिमला राजधानी, जो समर कैपिटल होता था ब्रिटिश इंडिया का, शिमला कैपिटल, शिमला में लॉर्ड वेवेल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड वेवेल के एक प्रपोजल पर, जिसको वेवेल प्रस्ताव कहते हैं, बातचीत के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड हुआ और भारत के तमाम लीडरान वहां गए थे। लीडरान उर्दू भाषा में गए थे, परंतु इसमें मुस्लिम लीग जो है डिनाई कर दी और वेवेल प्रपोजल भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वैसे वेवेल का प्रस्ताव के पीछे रूस का ब्रिटेन पर प्रेशर था कि आप इंडिया के लोगों से बातचीत करके आगे आइए ताकि जापान को एशिया में हराया जा सके। तो ये वेवेल प्रपोजल on talk in parties conference organized at Shimla, that's called Simla Conference, on 25th June 1945 on the proposal of Wavell. 25 जून 2001 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस एग्जाम का प्री एग्जाम का पेपर था और मैं वहीं था और वहीं पर मिलिट्री कैंप के एक हॉल में मैं पेपर दे रहा था और यही सवाल पेपर में मौजूद था। समझ में आई बात? 2001। अब आइए अगला पॉइंट पर आते हैं। 25 जून को 1975 में डालेंगे तो इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर और फखरुद्दीन अली अहमद एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद इंट्रोड्यूस आर्टिकल 352 एज ए नेशनल इमरजेंसी enforced in India midnight of 24th 25th June 1975. That's considered 25th June emergency, national emergency. Quite clear? अब आइए, तो ये भी समझ गए। अब आते हैं 25th June 2020 साउथ वेस्ट मॉनसून अराइवल ऑन NCR sky. NCR दिल्ली के आसमान में आ चुका, प्रवेश कर लिया साउथ वेस्ट मानसून, जबकि नए डाटा के अनुसार उसे 29 मई की बजाय 27 मई को आना था और उसमें भी 2 दिन पहले आ गया। सो अराइवल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन दिल्ली NCR 2 days बिफोरली ऑन 25th June 2020। ठीक है।
नाम ले लो। आगे सीट पर भी बैठे। हाँ बेटा, अब आगे जो हम कह रहे हैं उस पर गौर फरमाइए। अब मैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय। और आप भी जानते हैं मिस्टर शंकर, जयशंकर हमारे विदेश मंत्रालय के हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक, पहले आईएएस ऑफिसर थे। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट ऑफिस, यानी आप भी जानते हैं हर देश का अपना पासपोर्ट होता है जिससे हम विदेश जाते हैं, तो पासपोर्ट इशू करने का काम विदेश मंत्रालय का होता है। तो हमारे विदेश मंत्री मिस्टर जयशंकर ने ये अनाउंस किया है ऑफिशियली कि भारत में अभी तक 448 डिस्ट्रिक्ट कह लें या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पासपोर्ट ऑफिस है, जिसे ये बढ़ा करके प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसमें 1-1.5 साल का वक्त लग जाएगा। और प्रत्येक का मतलब है 545 विधानसभा। तो 2 तो एंग्लो इंडियन का था जो अब नहीं रहा, तो 543 कह सकते हैं। 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है, ये ध्यान किया। और जो अब नए पासपोर्ट्स बन रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डाले जाते हैं, जैसे हमारे एटीएम कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डाला जाता है पासपोर्ट में। समझ में आई बात? तो दैट इज द स्मार्ट पासपोर्ट। याद रखिएगा, यही टारगेट है हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब आइए, अगला है हमारा भारत का जो योग है, जिसे 2014 से हमने ऐसे ऐड किया कि अंततः 2015 से योग दिवस मनाना शुरू हो गया। तो योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे सिंस 2015 स्टार्टेड, and yoga reintroduced in Western society mass level, and the people are day by day connecting, and this education is going up, a number of the opportunities of the job going on creating, not only in India, across the world. So भारत के बाहर, आउट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, एस्टैब्लिश्ड एट लॉस एंजलिस, अमेरिका। समझाइए, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद के नाम पर लॉस एंजलिस सिटी, कैलिफोर्निया, यूएसए में स्टैब्लिश्ड हो गया। ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये है जनाब। अब इसके जो हैं पहले जो चांसलर कहते हैं वी मुरलीधरन, तो वी मुरलीधरन चांसलर हैं, ये याद रखिए। अब आइए, सॉरी जो हमारे फॉरेन अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर है वी मुरलीधरन, ही इनॉग्रेटेड वर्चुअली दिस यूनिवर्सिटी एंड चांसलर इज डॉक्टर HR नागेंद्रन या नगेंद्रा। ये अब आइए, छोटा सा इंफॉर्मेशन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने की जो तारीख थी वो 30 जून के बजाय 31 जुलाई की गई। अब इसे रिसेंटली बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है ITR भरने की तारीख। अब हम इकोनॉमी पे सवाल करने जा रहे हैं। अब हमारा सवाल क्या है? इकोनॉमी पे। RBI become regulatory body of cooperative society. RBI become regulatory body of cooperative society and multi cooperative society. RBI को अब cooperative society बैंक और multi cooperative society banks, यानी multi मतलब multi state cooperative society बैंक का अब रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले उसे हाउसिंग बैंक का भी रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया, और अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी। महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में घोटाला हुआ, इससे क्या होता है कि जनता के पैसे सुरक्षित हो गए, जनता का भरोसा जगेगा, बैंक पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो सकेगा आरबीआई का। रेगुलेटरी सिस्टम अच्छी होने से उसका डाटा, बही खाता सब रेगुलर चलेगा, टाइम बिंग अकाउंटिंग होगी,
और घोटाले की संभावना मिनिमम होगी। ठीक है, ये है। तो अब आरबीआई किसका रेगुलेटरी बॉडी बन गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोथ। भारत में लगभग 1540 से ज्यादा जो है बैंकिंग है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, मोर देन 1540। इन सब को कंट्रोल में ले लिया गया है, तो ये ध्यान में रखना है और ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सवाल बनेगा। अब आइए 25 जून को अगर देखें तो 1529 में बाबर जो है घाघरा का युद्ध लड़ा। बिहार में जो अफगान जम गए थे, अफगान मुस्लिम्स, तो 25 जून 1529 बैटल ऑफ घाघरा फाउट बिटवीन वन साइड जहरुद्दीन बाबर एंड अदर साइड अफगान पावर्स ऑफ बिहार। बाबर win the war and captured Bihar, Bengal. So that was clear. अब आइए, उमेश यादव कोई बड़ी चीज नहीं, पर भारतीय क्रिकेटर हैं। he is cricketer, but he is already in sports quota. He is already a staff of Reserve Bank of India. याद रखिएगा, आरबीआई के एक स्टाफ हैं उमेश यादव, जो ऑलरेडी क्रिकेट खेलते हैं। ये उमेश यादव ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं आरबीआई की तरफ से, और वही जो है प्रचार करते हैं, अखबारों में विज्ञापन आता है क्या, कि अगर आपका कोई भी बैंक से रिलेटेड, बैंक खातों से रिलेटेड धोखाधड़ी होता है तो कृपया आप अपने बैंक के उस ब्रांच को, जहां से आप जुड़े हैं, उस ब्रांच को 72 घंटों के अंदर सूचित करिए। अगर वो नहीं, इग्नोर करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचित कर दीजिए, और फिर आपका बैंक इसे 90 दिन में मामले को सुलझाएगा। ये मैंडेटरी है, और अगर नहीं सुलझाए तो आरबीआई खबर लेगी। ये चीजों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक आरबीआई अक्सर विज्ञापन देता है, जिसमें बॉल लेकर के उमेश यादव खड़े हैं और आपको बताते हैं। देखिए, ये एक विज्ञापन है, और विज्ञापन से मैंने आपको काम की चीज दी है, उसमें से हम करंट अफेयर्स आपको निकाले हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का ये हॉट क्वेश्चन होगा, और होता ही है। तो विज्ञापन क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। जो पेपर में कट दिया, नहीं यकीन हो तो आप 25 जून का हमारे फेसबुक पर जाइए और देखिए पेपर में हमने क्या न्यूज आपको दिया था, और फिर इसको टैली करिए, फिर बताइएगा आप खुद कि आप कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब आइए, अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो लोकल गवर्नमेंट है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कभी ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता विद 272 सीट्स। सेकेंडरी बन गया न्यूयॉर्क। नाउ टुडेज न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड, एंड दिस Delhi Municipal Corporation divided in 3 parts: South Delhi, East Delhi, North Delhi. Apart from this, there is a New Delhi, that is the Central Municipal Corporation. Rest of 3, and the 4th is Cantonment Board, that is the other local government. So I'm talking about Municipal Corporation of NCT Delhi, that is 3: South Delhi Municipal Corporation, North Delhi, East Delhi. तीनों में मेयर होते हैं, चीफ, और मेयर के तौर पे 1 साल का टर्म होता है, और 5 साल टोटल मेयर का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टर्म होता है। पर कोई व्यक्ति 1 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा, फिर दोबारा इलेक्शन कर सकता है, लेकिन सेम ईयर नहीं, आफ्टर गैपिंग ऑफ 1 ईयर। तो इन तीनों के मेयर सेलेक्ट कर लिए गए हैं, निर्वाचन हुआ, उसमें कौन आए, ध्यान से सुनिए। NCT Delhi Municipal Corporation, there are 3. In South Delhi, Anamika become mayor. She belongs from Bihar, live in Delhi. East Delhi Municipal Corporation, Nirmal Jain become mayor, and North Delhi Municipal Corporation, Jay Prakash become mayor for 1 year tenure each one. मेयर को हिंदी में महापौर कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं
लॉर्ड माउंटबेटन की 25 जून 1900 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और भारत में वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनके जनाब आए थे। कब? तो 12 फरवरी 1947 को, और 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल रहे। 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947, यानी लगभग कितना, आप समझिए। अब है इनका जो सेकेंड टर्म में स्टार्ट हुआ वो 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948। 21 जून को रिजाइन देके चले गए अपनी लेडी एडवीना को लेके, वरना जवाहरलाल नेहरू जाने नहीं दे रहे थे। समझ गए ना, मतलब थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, ऐसा कहानी में है, हकीकत जो भी हो। अब आइए, और वैसे भी हम लोग इंडियन थोड़ा किसी की सॉफ्टनेस को चस्का मस्का लगा करके लोग आनंद लेते हैं, तो ये चीज़ है। अब आइए, तो माउंटबेटन, ये समझ गए। फर्स्ट जो वाइसराय था लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग, ये विक्टोरिया का भतीजा था, और आखिरी जो वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी इंग्लिश गवर्नर जनरल भी होगा, ये भी किंग जॉर्ज सिक्स्थ का भतीजा था, और इसके भी नाम में है लॉर्ड विस्काउंट माउंटबेटन। विस्काउंट मतलब ब्लड रिलेटिव, आप कजन कह सकते हैं, भतीजा ये था, कजन नहीं, नेफ्यू जो भी है, ये था। अब आ गए 25 जून को देखें तो 1908 में सुचेता कृपलानी का जन्म होता है। 25 जून 1908, बर्थ ऑफ सुचेता कृपलानी। She became the first female chief minister of any state in India, that was UP state. And Sucheta Kriplani birth, समझ गए, her death 1st December 1974. She married with जीवत राम भगवान दास कृपलानी, यानी JB कृपलानी, in 1938, and JB Kriplani became the Congress president for 1947. In his time, India got freedom, but in the same year 1947, after independence, JB Kriplani resigned from Congress party and criticized their own Congress party because of the rules, because of the policies of the जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का क्रिटिसाइज किया, कांग्रेस पार्टी में जो कमियां आ गई थी उसको क्रिटिसाइज किया, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि भी दे दी। वैसे जेबी कृपलानी का डेथ 1982 में हुआ। तो जेबी कृपलानी की ही वाइफ थी सुचेता कृपलानी, जो जन्म ली थी अंबाला के पास या पटियाला में, पंजाब, और जेबी कृपलानी जन्म लिए थे पाकिस्तान वाले पार्ट में, हैदराबाद पाकिस्तान, और फिर यहीं आके रहे। तो जेबी कृपलानी की ही वाइफ है सुचेता कृपलानी। जेबी का मतलब जीवत राम भगवान दास कृपलानी। तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी 1960 से 63 तक उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रही, और 63 ऑनवर्ड्स चीफ मिनिस्टर रही। ओके।